हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द टारा वर्ल्ड पर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर वसुधा उपाध्याय और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो ये बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को रिवाइज करा जाए। शुरू करते हैं। भाई चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, यानी कि हम इसमें सेल साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा सेल डिवीज़न यानी कि आपको पता है, आपने क्लास जूनियर सेक्शन में पढ़ा है कि माइटोसिस और मेयोसिस दो तरीके के डिवीजन्स होते हैं, यानी माइटोसिस और मेयोसिस के बारे में पढ़ना है। शुरुआत होती है एनसीईआरटी की। अगर बात की जाए तो भाई हमारा कंटेंट टोटली एनसीईआरटी होता है और कुछ एडिशनल इसमें कॉन्सेप्ट्स भी आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत होती है सेल साइकिल की, यानी कि कोशिका चक्र की बात की जाती है। भाई देखो, जितने भी सेल्स होते हैं दे हैव टू गो थ्रू सेवरल स्टेजेस। यहाँ पे ये इतने सारे स्टेजेस की बात हो रही है, चरण की बात हो रही है, और इस सभी चरण के थ्रू ही हो करके मैक्सिमम जो नॉर्मली सेल्स होते हैं वो गुजरते हैं। जिसमें कि सबसे पहले शुरुआत होती है G1 फेज़ की, फिर आता है S फेज़, फिर आता है G2 फेज़ और फिर आएगा आपका M फेज़। अब यहाँ पे G1 फेज़ में कुछ चीज़ें होंगी, फिर S फेज़ में कुछ चीज़ें होती हैं, फिर हर स्टेप में क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो होते रहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट यानी कि विश्राम अवस्था, जिसे क्विसेंट फेज़ या जीनॉट फेज़ कहा जाता है, ये भी आपका प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ चेकर पॉइंट देखते हैं या फिर चेक पॉइंट देखते हैं, जो कि एक तरीके से आप ऐसा समझो कि ये चेकिंग करने वाला साइट होता है। तो यहाँ पे ये तीन क्या हो जाएंगे, साइट होते हैं जहाँ पे चेकिंग की प्रोसेस होती है। तो आगे इसको हम देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले ज़रा समझते हैं कोशिका चक्र क्या होता है। भाई कोशिका का जीवन काल जो होता है, जिसमें कि वह वृद्धि करती है, डीएनए प्रोटीन का संश्लेषण होगा और विभाजित होती है, इसे ही क्या कहा जाता है, कोशिका चक्र कहा जाता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि वृद्धि हो रहा है, तो इस वृद्धि की वजह से क्या होगा भाई, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है दोनों ही स्ट्रक्चर्स का क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। यानी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म है इनका अनुपात क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे, ठीक है, सेल्स बनेंगे और वापस से चल करके इनका जो भी अनुपात होता है वो पुनर्स्थापित हो जाता है। चलिए, ये तो बात यहाँ पर बता दी गई। आगे कहा जा रहा है भाई कि कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं जिसको कि याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहला आपका आता है, इसको जूम कर लिया जाए। सबसे पहले आता है भाई मानव कोशिका। मानव कोशिका की अगर हम बात करें तो हर 24 घंटे में मानव कोशिका क्या होता है, डिवाइड करता है, ठीक है। जिसमें से कि 23 घंटा जो होता है वो तो आपका इंटरफेज होगा, एक ही घंटा एम चरण होता है, यानी कि 90% जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, वो होता है इंटरफेज का, और एक जो 10% है उसमें होता है एम फेज। इसके अलावा ईस्ट जो है इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो 90 मिनट्स होती है और बैक्टीरिया का होता है 20 मिनट्स। आगे बात करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि भाई अभी जो हमने जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज देखा, इसमें क्या होता है ज़रा हम समझते हैं। सबसे पहले तो जो इंटरफेज होता है ये बेसिकली प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है, यानी कि अंतरावस्था जो है इसमें तैयारी होती है। किस चीज़ की तैयारी होगी भाई, तो यहाँ पे डिवीज़न करने के लिए जितनी तैयारियाँ हो सके वो सारी सारी तैयारियाँ की जाती हैं। अब देखो, आप इस पूरे ही फेजेस को 3 भागों में बांट दो, जैसे कि G1, S, G2। अब यहाँ पे जो आपका जीवन फेज है इसको मान लो कि तैयारी होगी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि क्या क्या तैयारियाँ होती हैं। सबसे पहले जीवन फेज को हम गैप 1 या एंटी फेज भी कहते हैं, यानी कि गैप 1 और पूर्व अवस्था भी कहा जाता है। तो बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो भाई मेटाबॉलिकली ये क्या हो जाएंगी, एक्टिव ग्रोथ होती है। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म तो अच्छा खासा चलता है, कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ भी होती है, और मेन चीज़ ये है कि आरएनए और प्रोटीन को बनाया जाता है, इनका संश्लेषण होगा, सिंथेसिस होगा। साथ ही साथ डीएनए, चूँकि आपको पता है कि एस फेज में क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, तो उस रेप्लिकेशन में ज़रूरी वाले सामान जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपके यहाँ पर बनाए जाते हैं। देन आता है आपका एस फेज। एस फेज की अगर बात की जाए बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एस फेज जो है भाई इसमें सीधा सिंपल सा मतलब है दो तीन चीज़ों का। सबसे पहले तो डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए की मात्रा बढ़ाई जाएगी। कैसे बढ़ाया जाएगा, तो डीएनए का जो स्ट्रैंड है इससे क्या होता है भाई, इससे रेप्लिकेशन होगी और रेप्लिकेशन होकर के और जितना डीएनए का कंटेंट होगा उससे डबल हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे जो सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल्स होते हैं इनकी भी क्या होती है, डुप्लीकेशन होती है, यानी कि ये भी डिवाइड करके और 1 से 2 में बदल जाते हैं। और साथ ही साथ हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। यानी कि मेन यहाँ पर इस फेज में 3 कार्य हो रहा है। सबसे पहले तो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि डीएनए बनाया जा रहा है, डुप्लीकेट किया जा रहा है। दूसरा, सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल्स जो है इनकी भी क्या हो रही है, डुप्लीकेशन हो रही है, 1 से 2 बन रहा है। और तीसरा, हिस्टोन प्रोटीन जो है इनकी भी क्या हो रही है भाई, सिंथेसिस हो रही है। तो ये मेन 3 काम आपके यहाँ पर देखे जाते हैं। फिर आता है जैसे ही ये काम हुआ वापस से हम G2 फेज में चलते हैं, गैप 2 फेज में चलेंगे और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे भी फर्दर जो जीवन में हुआ था वही चीज़ें यहाँ पर भी होंगी। यानी कि यहाँ पे ग्रोथ तो चल ही रही है, प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाएगा, कुछ आरएनए भी आपके बनाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि भाई फाइनली जो भी सामान हमें चाहिए, जो भी हमें चीज़ें चाहिए एम फेज के लिए, वो यहाँ पे तैयार की जाती है। अब जैसे ही यहाँ पे G2 फेज होगा तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आ जाता है एम फेज। यानी कि हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पर G1 फेज में प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है। और प्रिपरेशन करके, तैयारी करके, और हमने क्या किया, उस तैयार जो भी सामान हमने खरीदा था सबको कंज्यूम कर लिया इस फेज में। क्यों, क्योंकि हमें डीएनए सिंथेसाइज कराना था, हमें सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन कराना था, साथ ही साथ हमें हिस्टोन प्रोटीन्स भी क्या करने थे भाई, हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहाँ पे बनवाने थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, लेकिन हमें अभी एम फेज भी तो करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फर्दर क्या करेंगे, G2 फेज में एंट्री मारते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, ये होता है आपका पूरा चक्र। यानी कि अब फर्दर एक आपको बड़ा मज़ेदार तरीका मैं बताऊंगी, G1 फेज यानी कि यहाँ पे तैयारी करो, ठीक है। आपको शादियों के सेरेमनीज पता होंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, G1 फेज में हम तैयारी करते हैं और एस में क्या होता है, तिलक चढ़ता है। तिलक यानी कि आप समझते होंगे शादी में जो तिलक चढ़ता है वो आपकी सेरेमनी यहाँ पर होगी। वापस से यहाँ पे अब भाई हमने एक कपड़ा खरीदा, उस कपड़े को हमने तिलक में पहन लिया। वापस से हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, यानी G2 फेज में वापस से हम कपड़े खरीदेंगे, जो ज्वेलरीज होती हैं वो खरीदेंगे, तैयारियाँ होंगी। और वापस से जो बारात होती है, यानी कि यहाँ पे आप बारात कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बारात यानी एम फेज में फिर से उसे कंज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यही चीज़ यहाँ पर होती है। यानी कि G1 फेज में तैयारी, एस में तिलक चढ़ गया, वापस से G2 में तैयारी और एम फेज में बारात हो गई, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम जो है वो चलता रहता है। अब ये चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी, आप देखते हो। लेकिन एक बात बताओ, एक और चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, G0 फेज। भाई G0 फेज की बात करें तो एक बार जब शादी हो जाएगी तो फिर दोबारा शादी थोड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो लोग जिनकी शादी हो चुकी है वो आपके G0 में चले जाते हैं, यानी दूसरी बार ये शादी नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे इनके पार्टनर से सेपरेशन हो जाए, तो वापस से कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे शादियाँ नहीं होती हैं। तो ये क्या हो जाता है भाई, ये होता है यहाँ पे तरीका। अब हम बढ़ते हैं, हमने तीनों जो फेजेस थे उनके बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो अभी हमने G0 फेज के बारे में पढ़ा। तो भाई साइकिल रेगुलेशन और G0 फेज यानी कि शांत अवस्था जो है वो ज़रा समझो। होता क्या है कि ये पूरा चक्र चलता है, ठीक है। वापस से एम फेज के बाद सेल्स जो हैं G1 फेज में एंट्री करती हैं और कुछ जो सेल्स होती हैं वो यहाँ से क्या हो जाएंगी, निकल के बाहर चली जाएंगी। यानी कि जिन सेल्स को या जिन कोशिकाओं को डिवीज़न करना है वो G1 में एंट्री करेंगी और जिनको डिवीज़न नहीं करना है यहाँ से क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। वही होता है एग्जिट यानी निकास, यानी कि G0 या क्रिसेंट फेज भी यहाँ पर इनको कहा जाता है। यानी कि ये सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं, जैसे कि हार्ट की सेल्स हो जाएंगी, ये क्या करेंगी, G1 से G0 में एंट्री मार देती हैं, यानी कि G1 कंप्लीट भी ना करके और ये चली जाती है G0 फेज में, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे भाई, ये शांत अवस्था में चली गई। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, बट ये जो डुप्लीकेशन की प्रोसेस होगी, डिवीज़न की प्रोसेस होगी, उसमें नहीं जाती हैं, ठीक है।
और ऐसा भी नहीं है कि अब ये कभी डिवीज़न ही नहीं करेंगी। अभी मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि अब कभी उन जिनकी शादी होगी दूसरी बार शादी नहीं होगी। भाई शादी हो सकती है अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसे रीजंस ना हो जाए, सेपरेशन ना हो जाए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मान लो कि जो भी सेल्स हैं अगर वो डैमेज हो रहे हैं या डेड हो रहे हैं तो वहाँ पे तो हमें बनाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, क्षतिग्रस्त और मृत कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करने के लिए वापस से क्या होता है, ये कोशिकाएं जो हैं यानी ये सेल्स जो हैं ये डिवाइड कर सकती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे नियामक हैं, यानी कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं या रेगुलेटर्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं इस सेल साइकिल को, ठीक है, कि हाँ भाई तुम्हें बस इतना ही होना है। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है साइक्लिन, दूसरा होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस यानी सीडीकेस जिसे कहा जाता है, और फिर आता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि एपीसी। ये 3 ऐसे नियामक हैं, ऐसे रेगुलेटर्स हैं जो कि जो सेल साइकिल है इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। आगे हम बात करेंगे, चलिए ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब भाई हम आते हैं एनाटॉमी ऑफ डिवीज़न, किस तरीके से डिवीज़न होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो समझो ज़रा। भाई जैसे ही प्रोफेज की शुरुआत होती है या इंटरफेज अभी ले लो, तो यहाँ पे क्रोमेटिन यानी धागे जैसी संरचना प्रेजेंट होती है, ठीक है, टैंगल्ड होंगे यानी स्पूल्ड थ्रेड होते हैं। लेकिन जैसे ही प्रोफेज शुरू होने वाला होता है या एमफेज की शुरुआत होती है तो यहाँ पे कंडेंस होकर के और ये क्या बन जाते हैं भाई, ये संघनित होकर के और क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन यहाँ पे इनके द्वारा कर दिया जाता है। आगे कहा जा रहा है कि अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें क्रोमोसोम की तो वो कुछ 2 स्ट्रैंड से बने हुए होते हैं, जिसे एक को हम कहते हैं क्रोमेटिड्स, ठीक है, यानी कि ये क्रोमेटिड है येलो पार्ट वाला, दूसरा जो पिंक है वो भी क्रोमेटिड है, यानी कि इस तरीके से 2 क्रोमेटिड्स हैं। और चूंकि एक ही क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड है तो इन्हें क्या कहा जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जिस पॉइंट पे ये जुड़ी हुई होती हैं इसे कहा जाता है सेंट्रोमियर, और इसी पॉइंट पे कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर 2 आप देख सकते हो जिसे कहा जाता है काइनेटोकोर। और भाई अब यहाँ पे अलग अलग क्रोमोसोम्स की जो यहाँ पर क्रोमेटिड्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। चलिए तो अब ज़रा समझते हैं भाई सेंट्रोमियर जो होता है ये क्या करता है, क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से बांध करके रखता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो काइनेटोकोर है ये क्या करता है, जब स्पिंडल फाइबर आके अटैच होगा तो उससे बांधने के लिए क्या हो जाएगा, ये साइट यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है आपका शुरुआत होती है हमारे मेन कंटेंट की, यानी कि जो मेन हमारा टॉपिक है उसका। भाई माइटोसिस की अगर बात की जाए तो इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जो पेरेंटल सेल है, जनक कोशिका है, जिसकी प्लॉइडी टूयन बताई जा रही है, डिप्लॉइड बताई जा रही है, ठीक है, और ये सोमैटिक सेल है। तो यहाँ पे इसकी क्रोमोसोम जितनी होगी उतनी ही क्रोमोसोम इनके जो नई बन रही सेल्स होती हैं उनमें होती है। क्या मैं कह रही हूँ एक बारी समझो। सबसे पहले तो यहाँ पे एक सेल हमेशा, पेरेंटल सेल जो है वो 2 सेल में ही डिवाइड होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एक पेरेंटल सेल से 2 सेल्स की डिवीज़न होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात। दूसरी बात कि भाई जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 46 है तो दोनों ही डॉटर सेल्स में भी क्या हो जाएगा, 46 ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं या समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे हमेशा ये कायिक कोशिकाओं में होते हैं, यानी कि सोमैटिक सेल्स में होते हैं, यानी कि जो ऐसे सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बाकी दूसरे बॉडी फंक्शंस को देख रहे हैं, बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट है, वहाँ पे ये डिवीज़न होता है, लेकिन यहाँ पर ये सेक्स या जर्म सेल्स में नहीं होता है। आगे कहा जा रहा है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप एक बार ही देख लेना, यानी कि सेल डिवीज़न ऑकर इन सोमैटिक बॉडी सेल्स, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा भी, अलग अलग सेल्स में ये होती हैं बट सेक्स सेल्स में नहीं होंगी। अब जो पेरेंट और प्रोजनी है इसमें एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। फेजेस की बात करें तो भाई फेजेस में क्या आ जाएगा, एक बार ये समझ लो। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, यानी कि कैरियोकाइनेसिस होती है, और न्यूक्लियस का डिवीजन जो होता है 4 फेजेस में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आ जाता है, ठीक है। यानी कि 4 फेजेस में यहाँ पे डिवीजन होती है, एंड देन आता है आपका साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन,
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स और एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि नियम और अपवाद भी दिया हुआ है। नियम और अपवाद की बात करें तो भाई हमेशा ये कहा जाता है कि डिप्लॉयड सेल्स में ही होते हैं। आमतौर पर ये द्विगुणित कोशिकाओं में देखा जाता है, बट एक्सेप्शन ये है कि भाई ये हैप्लॉयड सेल्स में भी हो जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो मेल हनी बीज में और प्लांट गैमेटोफाइट में भी ये हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये अब अगर देखा जाए तो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों ही कंडीशंस में ये देखे जा रहे हैं। अब हम इसकी अवस्था की बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम अवस्था की बात करें तो भाई सबसे पहले तो आता है आपका कैरियोकाइनेसिस का प्रोफेज और मेटाफेज। अभी हमने पढ़ा कि 2 फेज में डिवीजन होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा 4 फेजेस के थ्रू, और इसको कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। और अगर फेजेस की बात करें तो प्रो, मेटा, एना, टीलो 4 फेजेस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज की। भाई प्रोफेज की अगर बात की जाए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, एक सेल होती है, सेल में आपकी हर चीज़ प्रेजेंट है, हमें नॉर्मली पता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे डिवीजन की प्रोसेस शुरुआत हो चुकी है तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है या न्यूक्लियर एनवेलप जो है, केंद्रक की झिल्ली जो है, ये गायब होनी शुरू हो जाएगी और न्यूक्लियोलस भी धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स हैं ये डुप्लीकेशन शुरू कर देंगे, और डुप्लीकेट होकर के मूव आप, बल्कि डुप्लीकेशन तो आपकी इस फेज में ही हो जाती है। तो आप कहोगे कि ये एक दूसरे से अलग होना, सेपरेट होना और अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देते हैं। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा कि भाई ये अर्थ है, अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है और बीच में होता है इक्वेटर। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना क्योंकि ये यहाँ पर यूज होगा। तो जहाँ भी पोल होता है उसके बीच में ही क्या होता है, इक्वेटर होता है। बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जरा देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि क्रोमेटिन फाइबर जो होता है ये संघनन करना शुरू करते हैं, यानी कि कंडेंसेशन इसमें शुरुआत हो जाती है। और साथ ही साथ आगे चल करके आप देखोगे कि सेंट्रियोल्स जो है ये अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू करेंगे और इनके बीच में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इसमें जो बनेंगे ये ट्यूब्यूलिन से बने हुए होते हैं। इसके अलावा जैसे ही प्रोसेस ये आगे चलेगी, लेट प्रोफेज आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी एपरेटस, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मेटाफेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अब तो ये चीज़ यहाँ पे प्रोफेज में हो गई। मेटाफेज में कम्प्लीटली ये कंडेंस हो जाते हैं और ये सबसे बेस्ट हम कह सकते हैं फेज होता है। किस चीज़ के लिए, तो माइक्रोस्कोपी के अंदर, जो माइक्रोस्कोप के अंडर हम जो क्रोमोसोम की स्टडी है वो कर सकते हैं। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जो कि नीट वगैरह में पूछा भी जाता है कि विच स्टेज इज द मोस्ट सुटेबल स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, तो आप बता दोगे कि मेटाफेज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है कि भाई इसमें क्रोमोसोम्स जो होंगे, अब देखो यहाँ पे तो हमने एक चीज़ समझी कि जो आपका ये स्टेज होता है इसमें क्या हो रहा है, इसमें सबसे पहले वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर देखे जा रहे हैं। किस चीज़ के स्ट्रक्चर देखे जा रहे हैं, तो क्रोमोसोम के। दूसरी बात कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है वो जो इक्वेटर होता है उस पर क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। इक्वेटर पे अलाइन होने का मतलब कि एक ही लाइन पे मेटाफिजिक प्लेट जिसे कहा जाता है इस पे आकर के, और ये क्या हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफिजिक प्लेट आप कह सकते हो, इस पे आकर के अलाइंड हो जाते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि क्रोमोसोम्स आपके परफेक्टली अलाइंड हो जाते हैं मेटाफेज या इक्वेटोरियल प्लेट पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि भाई सॉरी, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है वो जाकर के इनके जो काइनेटोकोर है उससे अटैच हो जाता है। बच्चे बहुत इजी है ये चैप्टर, मुझे हलवा लगता है, सबसे इजी लगता है। बस एक कोर कॉन्सेप्ट होता है हर चीज़ का, वो अगर आप पकड़ ले जाओ तब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि मेटाफेज में क्या हो रहा है तो 3 बातें बता दोगे आप। सबसे पहले ये बताओगे कि मैम जो यहाँ पे मेटाफेज है इसमें सबसे पहले तो वेल डेवलप्ड आप स्ट्रक्चर देख सकती हैं। किस चीज़ का, तो क्रोमोसोम का। ठीक है भाई, मैं समझ गई। दूसरी बात कि मैम जो यहाँ पर इक्वेटर होता है, इस इक्वेटोरियल लाइन पर जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का वो आकर के इस तरीके से अरेंज हो जाता है। ठीक है, मैं ये भी समझ गई। और तीसरा आप ये बताओगे कि मैम जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हुई थी ये आकर के, और यहाँ पे जो काइनेटोकोर होता है इससे आकर के अटैच हो जाते हैं। बस ये 3 काम होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये 3 काम हो रहे हैं। आगे चलते हैं एनाफेज में। एनाफेज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि भाई जैसे
जैसे जैसे जैसे ही ये मेटाफेज में क्या था, एक दूसरे से अटैच हो गए थे, स्पिंडल फाइबर कैनेटोकोर से जाकर के अटैच हो गया था। अब धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से खिंचाव होता है। और ये जो क्रोमोसोम पहले इस तरीके से प्रेजेंट थे, ये बीच से क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाते हैं, और हाफ पार्ट इधर मूव करता है और हाफ पार्ट इधर मूव करता है। ठीक है, फिर से एक बार समझो, इसमें मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। आप ऐसे समझिए कि भाई सबसे पहले ये इस तरीके से प्रेजेंस थी इनकी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि स्पिंडल फाइबर से ये अटैच थे, अब क्या हो जाता है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, यानी कि दोनों अपोजिट पोल पे इनको खींचना शुरू किया जाता है, और इस वजह से बीच से क्या हो जाएगा, बीच से खिंचाव की वजह से ये टूट जाते हैं, सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, और ये हाफ पार्ट इधर और हाफ पार्ट जो होता है इधर चला जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो सेपरेशन हो गया इनका। ठीक है, यानी कि स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पे सेंट्रोमियर्स जो है स्प्लिट हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स विल बी separate from each other and will move towards the opposite pole। बस इतना ही इसमें होता है। जब ये प्रोसेस हो रही होती है एनाफेज की, तभी धीरे धीरे यहाँ से फरो बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि गड्ढा थोड़ा सा बनना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई? आगे चल करके आप देखोगे कि भाई अब आता है टीलोफेज। टीलो का मतलब होता है एंड, यानी कि बिल्कुल अंतिम चरण आ चुका है, अब ये आपका डिवीजन कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे होगे किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर आपकी बटी हुई है। यानी कि सबसे पहले आप ज़रा समझो, जैसे ही ये अपोजिट पोल पर पहुँचे थे, यहाँ पे ये जा कर के और ये डीकंडेंस होना शुरू हो गए। ठीक है, यानी एक और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ भाई, जो प्रो फेज होता है ना, ठीक उसका उल्टा आपका टीलो फेज होता है। प्रो फेज में जो चीज़ें बनती हैं वो यहाँ पे गायब होंगी टीलो फेज में, और टीलो फेज में जो चीज़ें बनती हैं वो आपकी वहाँ पे जो बन रही थी वो गायब हो जाएंगी टीलो फेज में, और जो वहाँ पे गायब हो रही थी वो टीलो फेज में बन जाएंगी। मतलब इसका समझाती हूँ, आप बस एक बार थोड़ा सा और यहाँ पे ध्यान दो। कहा जा रहा है कि भाई जो आपका ये टीलोफेज है, ठीक है, प्रोफेज और टीलोफेज है। प्रोफेज और टीलोफेज की बात की जाए तो ये दोनों ही एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जो चीज़ें यहाँ पे सिंथेसाइज होगी, ठीक है, वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, और जो यहाँ पे चीज़ डिसअपियर हुई थी वो यहाँ पे क्या हो जाती है, रीअपियर हो जाती है। बात समझ में आई? यानी कि ठीक प्रोफेज का उल्टा क्या होता है, टीलोफेज होता है। जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हुई थी भाई, ये आपकी डिसअपियर हुई थी ना, ये वापस से रीअपियर हो जाएंगी। दूसरी बात कि यहाँ पे जो सेंट्रोजोम्स सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन हुआ था, स्पिंडल फाइबर्स बने थे, साथ ही साथ स्पिंडल रेज भी बन जाते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और दो हिस्सों में चूंकि सेल को बंटना है तो यहाँ पे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद डिकंडेंस होंगे और ये वापस से क्रोमेटिन थ्रेड जो था या क्रोमेटिन फाइबर जो था उसमें बदल जाते हैं। दूसरी बात कि स्पिंडल फाइबर जो होता है डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी एपिटस, ER, ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, रीअपियर हो जाते हैं, वापस से आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से ये एक से क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं जरा आगे। फाइनली आपका आता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोकाइनेसिस का मतलब है सेलुलर डिवीजन। सेलुलर डिवीज़न की अगर बात की जाए बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़रा समझो, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, यानी कि साइटो रिलेटेड टू साइटो सेल, यानी कि साइटोप्लाज्म में यहाँ पे सीधे सीधे साइटोप्लाज्म का क्या होता है, डिवीज़न होता है। बात समझ में आ रही है? अब साइटोप्लाज्म का आप डिवीज़न जानते हो कि यहाँ पे किस तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस होता है। प्लांट्स में क्या है कि इस तरीके से क्या बना था, फरो बना था, एक सेल का पूरा पार्ट इधर होता है, एक सेल का पूरा पार्ट इधर होता है, ये बीच में बाहर की ओर से और सेल मेम्ब्रेन्स और सेंटर की ओर ये डेवलपमेंट होती है और ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्लीवेज फरो बना और इस खांच बन रही थी और इस वजह से क्या हो रहा था, इस वजह से ये डिवीज़न एक दूसरे से अलग हो गए। दूसरी बात कि सेंट्रीपेटल डिवीज़न होता है, मतलब यानी कि बाहर से अंदर की ओर हो रहा है। ये सेल थी और ये सेल जो है यहाँ पर ये जो पार्ट है ये
अंदर की ओर मुड़ना शुरू हुई, यहाँ से भी अंदर की ओर मुड़ना शुरू हुई और अंततः एक दूसरे से मिलके और ये क्या हो गए, दो पार्ट में डिवाइड हो गए, दो सेल्स में बन गए। यानी कि ये आपका क्या होता है, तरीका होता है। दूसरा कि यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हम बात करेंगे प्लांट्स में। प्लांट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये जो प्लांट सेल है इसमें ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि भाई प्लांट सेल जो होता है इसमें चूंकि आउटर मोस्ट कवरिंग किस चीज़ की होती है, यहाँ पे ज़रा समझो, आउटर मोस्ट कवरिंग इनकी बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, ठीक है, यानी कि सेल वॉल की प्रेजेंस होती है। तो सेल वॉल बड़ा रिजिड और टफ होता है, इसको तोड़ना मुश्किल है, ठीक है, या इसको बांटना मुश्किल है इस तरीके से जैसे कि एनिमल्स में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें सिमिलर होंगी, ठीक है, लेकिन जैसे ही टीलोफेज की शुरुआत होती है, टीलोफेज तक तो सिमिलर है लेकिन साइटोकाइनेसिस में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे बीच में इस तरीके की एक प्लेट बन जाती है, ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं भाई, सेल प्लेट कह सकते हैं, सेलुलर प्लेट कह सकते हैं। और ये क्या होता है, सबसे पहले ये छोटा सा बनेगा, फिर ये बढ़ता जाएगा और बढ़ते 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 और ये क्या हो जाता है भाई, ये बढ़ करके अपोजिट, यानी कि यहाँ से बीच में बना था ना, इसकी फॉर्मेशन कहाँ हुई थी, बीच में हुई थी, यहाँ पे हुई थी, और ये धीरे धीरे इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। और ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका डिवीज़न का तरीका होता है, यानी कि सेंटर से और आउटसाइड ये क्या होता है, डिवाइड करते हैं। और इस तरीके से एक टाइम आएगा कि ये डिवाइड हो जाएंगे बीच से, और एक ये सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या था, ये था आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल में अलग अलग जो डिफरेंस होते हैं साइटोकाइनेसिस का वो। अब हम बात करेंगे ज़रा, एक कंडीशन होती है सिंसिशियम या सिंसिटियम, भी कुछ बच्चे इसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सारी चीज़ें सिमिलर हो, ठीक है। जो कैरोकाइनेसिस है, ये कैरोकाइनेसिस तो यहाँ पे हो जाए लेकिन साइटोकाइनेसिस ना हो। अब जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा यानी कि एक ही सेल में कई सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे भैया, कई सारे आप कह सकते हो कि क्रोमोसोम्स बन गए, तो ये यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से इसे सिंसिशियम कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है कोकोनट का, या कोकोनट जो वाटर होता है, वो आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। आगे हम बात करेंगे कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है, किस चीज़ का सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। भाई देखिए, अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पे तो एक तरीके से अगर देखो तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि अगर हैप्लॉइड, मान लो हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड की कंडीशन फॉर्मेशन होती है सेल्स की, डिप्लॉइड कह लो, ठीक है। और अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। यानी कि ये आइडेंटिकल जो डिप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं या हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं, इसकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। दूसरी बात कि भाई ये बॉडी के ग्रोथ में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, यानी कि इट हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और ये कॉन्टिन्यूसली प्लांट में चलता रहता है। कहाँ होगा, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में। दूसरी बात कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है जो डिस्टर्ब हो जाता है इस डिवीज़न के दौरान, ये वापस से नॉर्मलाइज हो जाता है, रीस्टोर हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है यहाँ पे, स्पेशली ये जो डिवीज़न होता है ये सेल के रिपेयर के लिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेल के रिपेयर के लिए, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया बच्चों, हाँ ये रहा, चलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल के रिपेयर के लिए और रिप्लेसमेंट के लिए क्या होता है, ये किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अपर एपिडर्मिस हो गया, गट लाइन हो गई, ब्लड सेल्स हो गए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसी चैप्टर का एक पार्ट होगा और उसमें हम बात करेंगे मायोसिस के बारे में। थैंक यू सो मच। कोई भी अगर आपको डाउट हो आप मुझे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।